फिल्म की शुरुआत में हम एक छोटी सी लड़की से मिलते हैं जिसका नाम एमा है, जो एक परिवार का इंतजार कर रही होती है जो उसे गोद लेने वाला है। थोड़ी देर बाद वो अनाथालय की छोटी बच्चियों की मदद करने चली जाती है क्योंकि वो खुद ग्रेसफील्ड हाउस अनाथालय की बड़ी लड़कियों में से एक है। हालांकि बच्चों के पास माँ नहीं है जो उनकी देखभाल करे, लेकिन हम देखते हैं कि सारे बच्चे यहाँ बहुत खुश हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आपस में बहुत प्यार करते हैं। उनके साथ इसाबेला भी है जो अनाथालय की सुपरवाइजर है। हर महीने अनाथालय के बच्चों का एक टेस्ट लिया जाता है जिसमें उनकी बुद्धिमत्ता परखी जाती है। हमेशा की तरह नॉर्मन और एमा सबसे ज्यादा नंबर लाते हैं। इसाबेला उनकी तारीफ करती है और कहती है कि उसे उन पर बहुत गर्व है। टेस्ट के बाद सारे बच्चे बाहर खेलने जाते हैं। वो अपनी पसंदीदा गेम छुपन छुपाई खेलते हैं। नॉर्मन गिनती शुरू करता है और बाकी बच्चे छुपने के लिए जगह ढूंढते हैं, लेकिन सबको पता है कि उन्हें अनाथालय की जमीन से बाहर नहीं जाना क्योंकि इसाबेला ने ये नियम बनाया है। जब नॉर्मन सब बच्चों को ढूंढ लेता है तो वो एमा को ढूंढने जाता है और उसे पेड़ के ऊपर छुपा हुआ पाता है। जानबूझकर नॉर्मन गिर जाता है ताकि एमा नीचे आए और उसकी मदद करे। जैसे ही एमा नीचे आती है वो पकड़ी जाती है। उसी रात अनाथालय के बच्चे कोनी को अलविदा कहते हैं क्योंकि वो एक नए परिवार से मिलने जा रही होती है जो उसे गोद लेने वाला है। हालांकि वो अपने दोस्तों को छोड़ने की वजह से उदास होती है, लेकिन अपने आने वाले भविष्य को लेकर बहुत एक्साइटेड भी होती है। बाकी सारे बच्चे, जिनमें एमा भी शामिल है, उसके लिए बहुत खुश होते हैं। हमें पता चलता है कि जैसे ही बच्चे 16 साल के होते हैं उन्हें गोद लेने वाले परिवार के साथ जाना पड़ता है ताकि वो अनाथालय में बड़े ना हो। इसी वजह से एमा और नॉर्मन, जिनकी उम्र 15 साल है, समझ जाते हैं कि उनका यहाँ का वक्त खत्म होने वाला है। दोनों तय करते हैं कि जब वो अलग होंगे तो एक दूसरे को चिट्ठियां भेजेंगे। लेकिन सच ये है कि जब बच्चे नए परिवार के साथ चले जाते हैं तो वो कभी भी अनाथालय के बच्चों से दोबारा संपर्क नहीं करते। एमा को लगता है कि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो अपने नए परिवार के साथ बहुत खुश होते हैं और पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं। एक दिन एमा और नॉर्मन किचन पहुंचते हैं और वहाँ उन्हें कोनी का पसंदीदा टेडी बियर मिलता है। तभी रे कहता है कि उन्हें कोनी के पीछे जाना चाहिए, शायद वो उसे जाने से पहले पकड़ लें। जब वो उस घर पहुंचते हैं जहाँ बच्चों को नए परिवार से मिलवाया जाता है तो एमा और नॉर्मन को कुछ अजीब लगता है। जगह बहुत ज्यादा अंधेरी होती है, लेकिन फिर भी वो कोनी को ढूंढते हैं। आखिरकार उन्हें गाड़ी में उसकी लाश मिलती है। जैसे ही एमा ये देखती है वो डर के मारे पीछे हट जाती है। नॉर्मन पास आकर देखता है कि क्या हुआ है। तभी नॉर्मन को कोनी के शरीर से निकला हुआ एक लाल फूल दिखाई देता है। दोनों ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी उन्हें एक भारी आवाज सुनाई देती है जो उनकी तरफ बढ़ रही होती है। डर के मारे दोनों गाड़ी के नीचे छुप जाते हैं। उसी वक्त वो देखते हैं कि दो डरावने दिखने वाले राक्षस वहाँ आते हैं। तब उन्हें समझ आता है कि ये लोग कोनी की लाश लेने आए हैं। उन राक्षसों के हिसाब से ग्रेसफील्ड फार्म में पले बढ़े इंसानों का मांस सबसे बेहतरीन होता है और वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए रखा जाता है। इसके बाद इसाबेला वहाँ आती है। एक शैतान उससे कहता है कि वो उन्हें 3 बड़े बच्चों को तैयार करके दे। जब नॉर्मन और एमा को पता चलता है कि उनकी सुपरवाइजर इन राक्षसों के लिए काम करती है तो वो पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। तभी एक राक्षस कुछ अजीब सूंघता है और गाड़ी के नीचे झांकता है, लेकिन उसे सिर्फ टेडी बियर मिलता है जो बच्चों ने छोड़ दिया था। जब इसाबेला टेडी बियर देखती है तो उसे शक होता है कि यहाँ कोई बच्चा जरूर था, लेकिन वो फैसला करती है कि इस बात को गुप्त रखेगी। जब लड़के अनाथालय वापस आते हैं तो वो रे से मिलते हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा होता है उसके बारे में उसे कुछ नहीं बताते। रात में एमा को बुरे सपने आते हैं और वो उन डरावने राक्षसों को देखती है और कोनी के लिए रोते हुए बहुत दुखी हो जाती है। अब जब उसे पता चल जाता है कि ये अनाथालय असल में एक फार्म है जहाँ बच्चों को पाल कर खाया जाता है तो वो पूरी तरह डर जाती है और नॉर्मन से कहती है कि वो उनकी मदद करे और यहाँ से भागने की कोई प्लान बनाए। सच जानने के बाद बच्चे समझ जाते हैं कि जो दीवारें अनाथालय के चारों तरफ लगी हैं वो उनकी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि उन्हें कैद रखने के लिए बनाई गई हैं। इसके बाद बच्चे फैसला करते हैं कि वो सिर्फ खुद नहीं बल्कि अनाथालय के सारे बच्चों को बचाएंगे। इसलिए वो एक प्लान बनाते हैं कि दीवार के ऊपर चढ़कर देखेंगे कि दूसरी तरफ क्या है। लेकिन जैसे ही घंटी की आवाज आती है वो तुरंत वापस लौट आते हैं ताकि किसी को शक ना हो। थोड़ी देर बाद वो सुनते हैं कि एक बच्चा कह रहा है कि नाइला जंगल में खो गई है। जैसे ही इसाबेला ये सुनती है वो अपने खास डिवाइस का इस्तेमाल करके नाइला की लोकेशन पता कर लेती है। थोड़ी देर में वो नाइला को ढूंढकर अपनी बाहों में उठाकर वापस ले आती है। इसी पल एमा और नॉर्मन को पता चलता है कि सारे बच्चों के कानों में ट्रैकिंग डिवाइस लगी हुई है जिसकी मदद से सुपरवाइजर उन्हें आसानी से ढूंढ सकती है। अगले दिन रे अपने दोस्तों को जंगल में बैठे बातें करते हुए देखता है। वो उनके पास जाता है और पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। वो ये भी कहता है कि कुछ दिनों से वो अजीब बर्ताव कर रहे हैं, खासकर उस दिन से जब वो कोनी के पीछे गए थे। तब एमा फैसला करती है कि वो रे को सब सच बता देगी। वो हैरान हो जाती है जब देखती है कि रे उसकी बातों पर बिना शक किए तुरंत यकीन कर लेता है। इतना ही नहीं, रे उसका पूरा सपोर्ट करता है। इससे नॉर्मन को भी ज्यादा भरोसा मिल जाता है क्योंकि अब वो तीनों ही इस जेल से भागने और बाकी बच्चों को बचाने के लिए तैयार हैं। कुछ घंटों बाद जब वो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये राक्षस अपने शिकार का दिमाग खाते हैं और छोटे बच्चों को ज्यादा
ज्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से इसाबेला उन्हें जबरदस्ती पढ़ने पर मजबूर करती है ताकि उनका इंटेलिजेंस लेवल बढ़े। फिर स्ट्रेंजर आता है और उन्हें कुछ किताबें देता है जो विलियम ने डोनेट की होती हैं। इन किताबों में मोर्स कोड का इस्तेमाल किया गया होता है ताकि जो लोग किताबें पढ़ते हैं वो आपस में सीक्रेट तरीके से बात कर सकें। उसी दिन बच्चों की मुलाकात एक नई सुपरवाइजर से होती है जो इसाबेला की मदद करने आई होती है ताकि वो अकेले सारे बच्चों का ख्याल ना रखे। दरअसल इसाबेला को पता चल चुका होता है कि कुछ बच्चों को अनाथालय की सच्चाई मालूम हो गई है। वो लगभग पागल हो जाती है और फैसला करती है कि किसी को साथ रखे जो उन बच्चों की पहचान कर सके और जल्दी से पकड़ सके। लेकिन इसाबेला जानती है कि अगर किसी को उसके कामों का पता चल गया तो उसकी बदनामी हो जाएगी। इसलिए वो क्रोन से कहती है कि उसे बस बच्चों पर नजर रखनी है ताकि ये यकीन हो सके कि कोई भी भागने की कोशिश ना करे। जब बच्चों को पता चलता है कि अगला डिलीवरी टाइम 45 दिन बाद है तो एमा और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि उनके पास बहुत कम वक्त है और उन्हें जल्दी से जल्दी भागने का तरीका ढूंढना होगा, इससे पहले कि कोई और बच्चा मर जाए। ताकि बच्चे अपनी फिजिकल स्किल्स बेहतर कर सकें, वो सबको ट्रेनिंग देने का फैसला करते हैं, खासकर जब वो छुपन छुपाई खेलते हैं ताकि इसाबेला को शक ना हो। लेकिन तभी एक सरप्राइज होता है जब क्रोन भी उनके साथ खेलने का फैसला करती है और खुद गिनती शुरू करती है ताकि बच्चे भाग कर छुप सकें। जब वो छोटे बच्चों को ढूंढ लेती है तो वो एमा को ढूंढने जाती है। उसे एमा एक चट्टान के पीछे छुपी मिलती है और उसके साथ एक छोटी बच्ची होती है जिसे वो बचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन आखिरकार एमा पकड़ी जाती है। इसी बीच रे और नॉर्मन गेम जीत जाते हैं क्योंकि क्रोन 20 मिनट के अंदर उन्हें पकड़ नहीं पाती। गेम के आखिर में नॉर्मन को एहसास होता है कि इसाबेला को पता है कि वही और एमा उस दिन स्टोर रूम गए थे। इससे वो समझ जाता है कि सुपरवाइजर ने बच्चों के बीच एक मुखबिर छोड़ रखा है। उस मुखबिर का पता लगाने के लिए नॉर्मन अपने दोस्तों को टेस्ट करने का फैसला करता है। वो सबको एक साथ पूरी बात नहीं बताता बल्कि अलग अलग लोगों को अलग अलग जानकारी देता है ताकि देख सके कौन क्या फैलाता है। सबसे पहले जिन्हें ये बातें पता चलती हैं वो डॉन और ग्लेंडा होती हैं। वो ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन एमा उन्हें समझा देती है कि ये राक्षस सच में मौजूद हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इतने साल यहाँ रहने के दौरान एमा ने बच्चों के साथ मजबूत रिश्ता बना लिया होता है और वो सब उस पर भरोसा करते हैं। जब वो वापस अपने कमरे जाते हैं तो नॉर्मन कहता है कि उसके पास एक प्लान है जिससे वो पता लगा सकता है कि गद्दार कौन है। वो एमा और रे से बात करता है और फिर वो उन्हें बताता है कि उसने जो रस्सी बनाई थी उसे कहाँ छुपाया है ताकि वो दीवार के ऊपर से कूद सकें। फिर वो ये भी बताता है कि उसने डोम और ग्लेंडा को अलग अलग जानकारी दी थी। डोम को बताया कि रस्सी नॉर्मन के बेड के नीचे छुपी है और ग्लेंडा को बताया कि रस्सी ऊपर वाले फ्लोर पर है। लेकिन जो बच्चे नहीं जानते वो ये है कि असल में 2 रस्सियां हैं जो नॉर्मन ने छुपा रखी हैं। अगर इनमें से एक भी गायब होती है तो नॉर्मन समझ जाएगा कि गद्दार कौन है। कुछ घंटों बाद इसाबेला को एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि रस्सी नॉर्मन के बेड के नीचे है। अगले दिन सुबह नॉर्मन अपना टेस्ट रिजल्ट एमा और रे को बताता है और कहता है कि उसके बेड के नीचे वाली रस्सी गायब हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि डोम ही गद्दार है। लेकिन रे ये नहीं जानता कि वो खुद नॉर्मन के टेस्ट में फेल हो चुका है और इस तरह उसने खुद को ही बेनकाब कर दिया है कि वही इसाबेला का मुखबिर है। असल सच्चाई ये थी कि नॉर्मन ने रे को भी अलग जानकारी दी थी और उसके लिए जाल बिछाया था क्योंकि वो शुरू से ही रे पर शक कर रहा था और उसे लगता था कि वही जासूस है। जब रे पकड़ा जाता है तो वो फैसला करता है कि सबको सच बता देगा। वो मान लेता है कि वो इसाबेला के साथ काम कर रहा था ताकि बच्चों को कंट्रोल में रखा जा सके। वो उन्हें बताता है कि जब वो सिर्फ 6 साल का था तभी उसे पूरी सच्चाई पता चल गई थी। उसने इसाबेला से डील की थी ताकि उसका अनाथालय से जाने का टाइम टल जाए, लेकिन वो कभी दिल से इसाबेला का वफादार नहीं था। जो कुछ भी वो कर रहा था सब प्लान के तहत था ताकि उसे यहाँ ज्यादा वक्त मिल सके और वो भागने का कोई रास्ता ढूंढ सके। असलियत ये भी थी कि वही कोनी का टेडी रैबिट छुपाने वाला था। बाद में उसी ने नॉर्मन और एमा की मदद की ताकि वो उसे ढूंढ सके और उन्हें आगे जाने के लिए उकसाया, क्योंकि उसे पता था कि वो उसकी बात तब तक नहीं मानेंगे जब तक खुद अपनी आंखों से सच्चाई ना देख लें। जब नॉर्मन ये सब सुनता है तो वो रे पर गुस्सा नहीं होता बल्कि उसे डांटता है कि उसने ये राज सालों तक क्यों छुपाए रखा जब वो बच्चों को राक्षसों के पास जाते और मरते हुए देखता रहा। एमा को रे पर तरस आता है और वो उसके दर्द को समझती है। वो जानती है कि इतने सालों तक ये राज अपने दिल में दबाए रखना आसान नहीं था। इसी पल नॉर्मन समझ जाता है कि रे उनकी मदद कर सकता है और डबल एजेंट बन सकता है। वो कहता है कि रे इसाबेला को धोखा देने में उनकी मदद कर सकता है। जब बच्चे वापस घर आते हैं तो रे उन्हें एक डिवाइस दिखाता है जो उसने छुपा रखी थी। उसने ये खास तौर पर ट्रैकिंग चिप को डिसेबल करने के लिए बनाई थी जो बच्चों के अंदर लगी हुई है। वो उन्हें बताता है कि इसके कुछ पार्ट्स बाकी हैं जो अगले दिन आ जाएंगे। अगली सुबह 5 बच्चे दीवार के ऊपर चढ़ने की तैयारी करते हैं ताकि देख सकें कि दूसरी तरफ क्या है, लेकिन तभी क्रोन आ जाती है और कहती है कि वो भी उनके साथ जुड़ना चाहती है। फिर वो अपनी गर्दन पर बने नंबर दिखाती है जिससे बच्चे समझ जाते हैं कि वो भी इसी अनाथालय में बड़ी हुई है। उसके मुताबिक ट्रैकिंग डिवाइस उसके दिल में लगाई गई है और परेशानी ये है कि अगर वो दीवार के बाहर एक भी कदम रखेगी तो उसे जोर का इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और उसका दिल बंद हो जाएगा।
जाएगा। हमें ये भी पता चलता है कि क्रोन का असली मकसद इस अनाथालय की डायरेक्टर बनना है, ताकि वो बच्चों को भागने में मदद कर सके और इसाबेला को उसके पद से हटाया जा सके। रात को बच्चे क्रोन के कमरे में जाते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि दुनिया भर में ऐसी और भी कई फार्म्स हैं जहाँ बच्चों को इसी तरह पाला जाता है और राक्षसों को खिलाया जाता है। जब वो उससे पूछते हैं कि दीवार के बाहर की दुनिया कैसी है, तो वो जवाब देती है कि उसने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं, लेकिन वो यकीन दिलाती है कि दीवार के बाहर हजारों इंसान जिंदा हैं। तब एमा के मन में सवाल उठता है कि ये राक्षस आखिर हैं कौन और कहां से आए हैं। वो क्रोन से पूछती है तो क्रोन बताती है कि हजारों साल पहले इंसानों और शैतानों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। उस समय शैतान इंसानों को मारकर खाने के लिए उनका पीछा करते थे। इंसानों को मजबूरी में छुपकर जीना पड़ा और भागते भागते जिंदगी गुजारनी पड़ी। आखिरकार इस ना खत्म होने वाली जंग से थककर इंसान और शैतान इस बात पर राजी हो गए कि वो दो अलग अलग दुनियाओं में रहेंगे, लेकिन इस समझौते को पूरा करने के लिए ये जरूरी था कि कुछ इंसान शैतानों की दुनिया में रहें ताकि उन्हें खाया जा सके। ये सारी बातें जानने के बाद बच्चे क्रोन के कमरे से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद रे जाता है और इसाबेला से बात करता है। जब वो उसे कैमरा देती है जो उसने गिफ्ट के तौर पर मांगा था, तब रे उसे क्रोन के साथ हुई बातचीत का थोड़ा सा हिस्सा बताता है और कहता है कि क्रोन प्लान बना रही है कि वो नई डायरेक्टर बने। अगली सुबह रे अपने दोस्तों को नया कैमरा दिखाता है और सबकी तस्वीरें खींचता है ताकि यादों के लिए रख सके। छोटे बच्चे कैमरे से खेलते हुए एमा और नॉर्मन को बताते हैं कि इसी कैमरे में वो पार्ट्स हैं जिनकी रे को जरूरत थी अपने डिवाइस के लिए, जिससे वो ट्रैकिंग चिप को खत्म कर सके। एमा चाहती है कि क्रोन उस डिवाइस तक ना पहुंच पाए, इसलिए वो उसे टेडी बियर के अंदर छुपा देती है, लेकिन क्रोन फिर भी उसे ढूंढ लेती है। जैसे ही वो उसे लेने वाली होती है, तभी इसाबेला आ जाती है और उसे पता चलता है कि क्रोन को किसी दूसरे अनाथालय में सुपरवाइजर बना दिया गया है। क्रोन अपने बैग पैक करती है और जाते जाते नॉर्मन के बेड के पास टेबल पर एक पेन छोड़ देती है, क्योंकि भले ही उसके पास अब प्लान पूरा करने का टाइम नहीं था, फिर भी वो इसाबेला को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। इसके बाद वो एक बूढ़ी औरत से मिलती है जिसका नाम ग्रैंडमा होता है, जो सारे अनाथालयों की सुपरवाइजर्स पर नजर रखती है। क्रोन उसे बताती है कि ग्रेस फील्ड अनाथालय के कुछ बच्चे भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो उम्मीद करती है कि उसे इनाम मिलेगा, लेकिन बूढ़ी औरत एक राक्षस बुलाती है जो क्रोन को खा जाता है, क्योंकि वो इसाबेला को पसंद करती है और उसे किसी और से बदलना नहीं चाहती। दूसरी तरफ जब इसाबेला देखती है कि एमा और नॉर्मन दीवार के पास जा रहे हैं, तो वो उनके पीछे जाती है और उन्हें समझाती है कि इस प्लान को छोड़ दो, क्योंकि उनका नसीब पहले ही तय हो चुका है। हालांकि इसाबेला जानती है कि ये बच्चे सिर्फ खाने के लिए पाले गए हैं, फिर भी वो कहती हैं कि वो उन सबसे प्यार करती है और उनकी निगरानी में रहते हुए उन्हें जितनी खुशी मिल सकती है वो सब देने की कोशिश करती है, जब तक कि उनका अंत नहीं आ जाता। इस पल एमा समझ जाती है कि इसाबेला उन्हें रोकने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए वो उस पर हमला कर देती है ताकि कम से कम नॉर्मन को दीवार पार करने का मौका मिल सके। लेकिन जैसे ही नॉर्मन दीवार के पास पहुंचता है, उसे एमा की चीख सुनाई देती है। इसाबेला उसे मारती है और उसकी टांगें तोड़ देती हैं। वहीं नॉर्मन को पता चलता है कि सिर्फ 3 दिन में उसे राक्षसों को सौंप दिया जाएगा। जब एमा और रे को पता चलता है कि नॉर्मन खतरे में है, तो वो उसे दोबारा भागने के लिए मनाते हैं, लेकिन नॉर्मन मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी जगह कोई और मरे। रात को रे एमा के पास बैठकर बताता है कि उसे ये सब कैसे पता चला। वो कहता है कि आम लोगों की तरह उसकी यादें 3-4 साल की उम्र में मिटती नहीं, बल्कि उसे अपनी माँ के पेट में होने से लेकर सब कुछ याद है। वो बताता है कि पैदा होते ही उसने एक ऐसी जगह देखी थी जहाँ बहुत सारे बच्चे थे और राक्षस भी थे। फिर उसे सीधे इस अनाथालय में भेज दिया गया, जहाँ उसने पूरी जिंदगी बिताई। अब जब उसका डिवाइस तैयार हो चुका है, तो वो उसे नॉर्मन को दे देता है और कहता है कि जब वो उसके कान के पास आए तो इसे एक्टिव कर देना। वो ग्लेंडा के सामने ऐसा दिखाते हैं जैसे बस बात कर रहे हों, जबकि असल में वो रस्सियां बना रहे होते हैं ताकि नॉर्मन सुबह भाग सके। रे नॉर्मन से कहता है कि जैसे ही एमा की टांग ठीक होगी, वो उसकी मदद करेगा बाकी बच्चों को लेकर भागने में। जब रे अपने कमरे में लौटता है और टेबल का दराज खोलता है, तो उसे वही पेन मिलता है जो क्रोन छोड़ गई थी। सुबह सुबह नॉर्मन भागने का फैसला करता है। डोम और ग्लेंडा की मदद से वो जरूरी सामान इकट्ठा करता है ताकि कुछ दिन जंगल में गुजार सके। फिर वो बेडशीट से बनी रस्सी का इस्तेमाल करके दीवार पर चढ़ता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है ये देखकर वो वापस आ जाता है। जब दोस्त उससे पूछते हैं तो वो बताता है कि दीवार के पीछे एक पहाड़ी है और उसे पार करने का एक ही तरीका है कि उन्हें एक पुल बनाना होगा, और आखिर में वो पुल उन्हें उसी जगह तक ले जाएगा जिसके बारे में रे ने पहले बताया था। और जब नॉर्मन अपने दोस्तों के साथ वो सारी जानकारी शेयर कर देता है जो उसने इकट्ठा की थी, तो वो वही डिवाइस वापस कर देता है जिससे उन्होंने ट्रैकिंग चिप को डिसेबल किया था। उसके बाद वो सबको आखिरी बार गले लगाता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि वो अब दोबारा कभी उनसे नहीं मिलेगा। नॉर्मन बाकी बच्चों से भी अलविदा कहता है, अपनी टोपी और बैग उठाता है और इसाबेला के साथ स्टोर रूम की तरफ निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, नॉर्मन को वो राक्षस नहीं मिलते जो उसे खाने आए हों, बल्कि एक रहस्यमयी आदमी मिलता है जो उससे मिलने आया होता है। वो आदमी उसे बताता
बताता है कि राक्षस इंसानी दिमाग इसलिए खाते हैं ताकि अपनी बुद्धि को और ज्यादा विकसित कर सकें। इसलिए बच्चा जितना ज्यादा समझदार होता है उसकी उतनी ही ज्यादा कीमत होती है। उसकी ड्यूटी ये है कि इंसानों और राक्षसों के बीच जो समझौता हुआ है उसे कायम रखे ताकि दोनों दुनियाएं शांति से रह सकें। वो कहता है कि इन बच्चों की कुर्बानी की वजह से आज लाखों इंसान चैन की जिंदगी जी पा रहे हैं। ये सब सुनकर नॉर्मन खामोश हो जाता है। अगली सुबह एमा देखती है कि इसाबेला उससे मिलने आई है और उसे पता चलता है कि इसाबेला उसे ग्रेसफील्ड फार्म की अगली सुपरवाइजर बनाने का सोच रही है। इसाबेला कहती है कि वो दुनिया तो नहीं बदल सकती, लेकिन जितना हो सके अपनी जिंदगी लंबी करने की कोशिश करे। 2 महीने बाद रे को सौंपे जाने में अब सिर्फ 2 दिन बचे होते हैं। उसी रात एमा उठकर रे से बात करती है और उसे वो प्लान बताती है जो उसने नॉर्मन के जाने के बाद से तैयार किया था। एमा जानती है कि इसाबेला उस पर नजर रखती है, इसलिए वो उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और बाकी बच्चों को डोम और ग्लेंडा के साथ छोड़ देती है ताकि वो उन्हें ट्रेनिंग दे सकें। इस प्लान की वजह से उनके पास खाने पीने और जरूरी सामान की पूरी तैयारी हो जाती है और सब अगले दिन होने वाले एस्केप प्लान के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि दिन में निगरानी ज्यादा होती है, रे एक और बेहतर प्लान सोचता है। वो कहता है कि अगर वो अनाथालय में आग लगा दें तो इसाबेला आग बुझाने में लग जाएगी और बच्चों को भागने का मौका मिल जाएगा बिना किसी को शक हुए। रे कमरे में पेट्रोल डालता है और फिर खुद पर भी डाल लेता है, क्योंकि वो सोचता है कि राक्षसों का शिकार बनने से अच्छा है वो खुद ही अपनी जान दे दे। वो एमा से आखिरी बार अलविदा कहता है और उससे कहता है कि वो बाकी बच्चों के साथ भाग जाए, लेकिन एमा जोर से चीख पड़ती है। जब इसाबेला उसकी चीख सुनती है तो दौड़कर वहां आती है और देखती है कि एक बच्चा आग के बीच खड़ा है। वो फौरन भागकर उसे बचाने लगती है और फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कोशिश करती है। इसी बीच बच्चे घर से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। कुछ देर बाद एमा रे से मिलती है और बताती है कि उसका प्लान कामयाब हो गया। यहीं हमें पता चलता है कि रे मरा नहीं था, वो सच में अपनी जान कुर्बान करने को तैयार था ताकि उसके दोस्त भाग सकें। लेकिन एमा ने उसके प्लान में थोड़ा बदलाव कर दिया था। एमा ने मोर्स कोड का इस्तेमाल करके रे के कान की चिप काट दी थी ताकि जब इसाबेला ट्रैकिंग डिवाइस देखे तो उसे लगे कि रे आग के बीच खड़ा है और वो उसे बचाने की कोशिश करे। भागने से पहले एमा को तकिए के नीचे नॉर्मन का छोड़ा हुआ एक लेटर मिलता है जिसमें उसने बाकी प्लान विस्तार से लिखा होता है कि दोस्तों को आगे क्या करना है। अफसोस की बात ये होती है कि 4 साल से छोटे बच्चों को वहीं छोड़ना पड़ता है, लेकिन एमा कहती है कि वो वापस आएगी और उन्हें भी लेकर जाएगी, इससे पहले कि वो 6 साल के हो जाएं, क्योंकि उस उम्र में उन्हें भी राक्षसों को सौंप दिया जाता है। जब इसाबेला समझ जाती है कि बच्चे भाग चुके हैं तो वो एक पल भी नहीं सोचती और उनके पीछे निकल पड़ती है। वो रेडियो से हेड ऑफिस को कॉल करके मदद मांगती है। उसी वक्त अलार्म बजने लगता है और राक्षस जंगल में फैल जाते हैं ताकि भागे हुए बच्चों को ढूंढ सकें। जब बच्चे दीवार के ऊपर पहुंचते हैं तो एमा उन्हें बताती है कि नॉर्मन ने भागने के लिए नया रास्ता डिजाइन किया है। उसने प्लान में लिखा था कि पुल से जाने की बजाय उन्हें रस्सियों की मदद से पहाड़ी पार करनी होगी। जब सारे बच्चे पार कर लेते हैं तो आखिर में एमा की बारी आती है, लेकिन तभी इसाबेला वहां पहुंच जाती है और एमा से कहती है कि जब वो भी इसी उम्र की थी तब उसने भी भागने की कोशिश की थी। उसके मुताबिक उस वक्त एक लड़का था जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसे खोने के बाद इसाबेला ने भी भागने की कोशिश की थी। लेकिन जब इसाबेला ने उस पहाड़ को देखा तो उसे समझ आ गया कि इस दुनिया में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। इसी वजह से उसने भागने का ख्याल छोड़ दिया और फार्म की सुपरवाइजर बनने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। यह कहानी सुनने के बाद भी एमा समझ जाती है कि अगर वो इसाबेला के रास्ते पर चले तो उसके पास ज्यादा समय तक जिंदा रहने का मौका हो सकता है। लेकिन फिर भी एमा अपने भागने के प्लान को पूरा करने का फैसला करती है और जब इसाबेला रस्सी काटने ही वाली होती है तो वो आखिरी पल में अपना फैसला बदल लेती है और एमा को आगे बढ़ने देती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि एमा के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो काम कर सकती है जो इसाबेला खुद नहीं कर पाई थी। जब इसाबेला बच्चों को दीवार पार करने के बाद खुश होते हुए देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दिल से चाहती है कि ये बच्चे फार्म के बाहर एक खुशहाल भविष्य जिए। बच्चों के थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद एमा अपने दोस्तों को वो पेन दिखाती है जो नॉर्मन ने उसके तकिए के नीचे छोड़ दिया था। जब वो पेन खोलती है तो उसमें से एक होलोग्राम निकलता है जिसमें बूमा की शक्ल दिखाई देती है जो उन्हें उस दिशा की ओर इशारा कर रही होती है जिस तरफ उन्हें जाना चाहिए। इसके बाद इसाबेला बच्चों के फार्म से भागने की रिपोर्ट कर देती है, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है और उसे सजा मिलती है। जब राक्षस उसे खाने के लिए उसकी तरफ आता है तो वो मुस्कुराती है और अपने अंजाम को स्वीकार कर लेती है और यहीं पर हमारी आज की कहानी खत्म होती है। अगली वीडियो और नए नए सारांश के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सलाम।